अक्रॉस के भी दो मीनिंग होते हैं, उन दोनों का हम यूज देखते हैं कि किस तरीके से उसके हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला अक्रॉस क्या कहता है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने पहले बताया था आपको, लेट्स कि मान लीजिए ये कोई ब्रिज है जिसका एक टावर यहां पर है, एक टावर यहां पर है। तो अब ये जो ब्रिज बना हुआ है ये अक्रॉस हो गया, क्योंकि यहां से लेट्स से ये रिवर फ्लोइंग है इनके बीच में, तो एक चीज ये हो गई। अब ये मान के चलिए कि ये कोई ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, जहां पर ये कोई पेड़ इस तरह से गिर गया। दोनों ही केसेस में हम समझते हैं, पहला क्या कहता है, अक्रॉस हैज अदर टू मीनिंग्स, टू अदर मीनिंग्स टू, यानी अक्रॉस के दो अलग मीनिंग भी हैं। वो क्या है? पहला कहता है ऑन द ऑपोजिट साइड, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से अगर ये एक टेबल है और यहां पर कोई एक बंदा बैठा हुआ है और यहां पर कोई एक बंदा बैठा हुआ है, तो ये अक्रॉस हो गया कि आपके ऑपोजिट कोई जैसे बैठा हुआ है, कहते हैं ना, ठीक है, विल सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिसाइड। सो सिट अक्रॉस द टेबल का मतलब कि आमने सामने बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। तो पहला मीनिंग क्या कहता है, ऑन द ऑपोजिट साइड ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। दूसरा क्या कहता है, बोथ साइड्स की बात करता है कि अगर दोनों तरफ चीजें हो जाए, जैसे ये रिवर फ्लोइंग है इसके दोनों तरफ हो गया, या रेलवे ट्रैक है इसके ऊपर पेड़ गिर गया, तो क्या कहता है, अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड एन एक्सीडेंट। तो ये हो गया कि कोई रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कोई पेड़ गिर गया हुआ है, ठीक है। और अक्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे आप अलोंग द रिवर की बात करते हैं कि कोई रिवर के साथ बह रहा है, अक्रॉस द रिवर की रिवर के ऑपोजिट बह रहा है, तो ऐसे केसेस भी हमें लिए जाते हैं। सो मैंने क्या कहा है कि आपको कॉन्टेक्चुअल यूज समझना पड़ेगा कि इन जो प्रीपोजिशंस हैं इनका कॉन्टेक्चुअल यूज क्या है। फिर कहता है कम अक्रॉस, यानी टू मीट बाय चांस और सडनली। इवन व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल और कॉलेज I suddenly came across my childhood friend। अब जब come across का मीनिंग ही होता है meet by chance, suddenly meeting someone, तो उसके साथ अगर आप sudden को come across के साथ लगाओगे तो दोनों गलत हो जाएगा, और suddenly नहीं आता है वहां पर, superfluous हो जाएगा, यानी ज्यादा गलती हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, when I was going to college I came across my childhood friend। came across यानी suddenly meeting someone। फिर come across means to meet suddenly, hence suddenly or by chance cannot come with come across। I came across with him, I came across him, यानी I came across with him और came across him। तो इसका दोनों में किसके साथ आएगा, तो मतलब है कि came across के साथ with भी नहीं आएगा, came across him ज्यादा करेक्ट होगा, came across के साथ with नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। on और upon दोनों में क्या डिफरेंस है, एक होता है on और एक होता है upon, ठीक है। ऑन का मतलब कि ये मेरा पेन है, ये टेबल पर रखा हो गया, तो क्या हो जाएगा, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, कि ये पेन टेबल पर रखा हुआ है। द बॉल जम्प्ड अपॉन द टेबल, अब जम्प्ड अपॉन द टेबल का मतलब वो आया टकरा करके आगे बढ़ गया, उसको हम अपॉन बोलते हैं। तो क्या हो गया, द बुक इज इन द टेबल प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, यानी कैट क्या हो गया, जम्प्ड अपॉन द रैट, यानी बिल्ली ने चूहे के ऊपर झपट्टा मारा। मैंने ये भी कहा था द लायन जम्प्ड अपॉन द डियर, ऑन टू का मतलब बैठ के माउंट हो जाना। तो ये जो अपॉन है इसका मतलब आप समझना कि जब भी कहीं हम झपट्टे के सेंस में आए या कोई चीज मोशन में हो, टकरा करके आगे बढ़ जाए, उसको हम अपॉन कहेंगे। ऑन टू का मतलब सवार होकर के, माउंट अपॉन का बैठ जाने का मतलब होता है, ठीक है। ओवर का मतलब बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्या कहता है, मोशन और पोजीशन हायर दैन बट नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी ऑन, अपॉन और ओवर। अब लेट्स से यही टेबल के सरफेस के बीच से कोई चीज अच्छी खासी ऊंचाई पर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर बोलेंगे। अब ये अपनी पोजीशन पर मूव कर रहा है तो भी ओवर होगा, और अपने ऐसे ऐसे इस पोजीशन में भी है तो भी ये क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो जो प्रीपोजिशन है वो विद रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट भी होता है कि किसके रिस्पेक्ट में क्या चीज देखी जा रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सो इस टेबल के सरफेस के कॉन्टैक्ट पर जब टच में था तो ऑन हो गया, थोड़ी ऊंचाई पर हो गया, लेट्स से अबव हो गया, बहुत ऊंचाई पर हो गया तो ओवर हो गया। अब ये अपनी पोजीशन पर मूविंग है तो भी ओवर हो गया, और अपने मोशन में कंप्लीटली है तो भी ये ओवर हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो ओवर क्या हो गया, मोशन और पोजीशन हायर देन बट नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। द फैन इज ओवर माय बेड, यानी जो फैन है वो मेरे सर के ऊपर है बट मोशन में है, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो एज टू कवर द होल सरफेस और नो मैटर वेदर देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट और नॉट, वो पूरे सरफेस को उसने कवर कर लिया, तो क्या हो गया, आपका ओवर हो गया। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, तो हमने क्या किया, उस बच्चे को पूरा ढक लिया ब्लैंकेट से, तो पूरा सरफेस कवर कर लिया, तो भी हमने ओवर की बात की। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, अब जो ये ब्रिज है ये नदी के दोनों सिरों पर बनाया गया, पूरा कवर कर दिया उसने ऐसे। अब अक्रॉस का मतलब हो गया इस पार से उस पार भी हो गया। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक है, इसको भूल जाए, ठीक है।
ओवर और अंडर समझते हैं। मैंने बताया अंडर का मतलब क्या होता है कि जब आपके ऊपर फिजिकल रूफ अवेलेबल है सर के ऊपर तो हमेशा अंडर होगा। जैसे आई एम स्टैंडिंग अंडर द शेड या अंडर द रूफ, तो हमारे छत है तो इसलिए वो अंडर हो गया। आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर। Over and under respectively indicate placed higher or below something. There is a fan over your bed. यानी अब फैन क्या है, वो मोशन में है, उसने एक लार्जर एरिया कवर कर रखा है अपने मोशन की वजह से, तो वो ओवर हो गया। The cat is sitting under the table, यानी ये जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो उसके सर के ऊपर रूफ है इसलिए अंडर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन, जब कोई चीज ऑलरेडी कहीं पर मौजूद हो, किसी पेरीफेरी के अंदर घिरी हुई हो तो उसको इन बोलते हैं। कोई चीज मोशन में कहीं से अंदर की तरफ आ रही हो तो उसको इनटू बोलते हैं। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम लोकेटेड इनसाइड और विदिन, बहुत इजी है। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, यानी बच्चा वो मोशन में था और कूद गया, उस नदी में कूद गया। जंप्ड इनटू द रिवर, जब कूद गया तो वो जब मोशन में था और कहीं की तरफ जा रहा था तो वहां पर इनटू हो गया, इंडिकेट्स एंट्री और इंसर्शन। Into is not used with enter as the sentence becomes superfluous। enter के साथ मोशन के लिए किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। अनलेस कि कोई अग्रीमेंट ना हो तो हम enter के साथ कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, मोशन में खासकर। He entered into the room, गलत है, remove into entered the room। He threw the ball into the well, ये ठीक है, क्योंकि he threw the ball into the well, यानी उसने क्या कर दिया, कुएं में फेंक दिया। He threw the ball into the well, यानी उसने उस बॉल को कुएं में फेंक दिया। Enter into any agreement, alliance, enter on, upon, undertake is correct। क्यों? क्योंकि ये कोई आपका मोशन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। On time, in time, बिल्कुल। अब लेट्स से इसको बड़ी आराम से समझ लेते हैं। क्लास स्टार्ट होती है 10 बजे, आप पहुंचते हैं 9:55 पर या 9:58 पर, तो उसको बोलेंगे हम ऑन टाइम है। लेट तो नहीं है बट ऑन टाइम है। लेकिन लेट्स से क्लास की स्टार्टिंग 10 बजे है और आप 9:40 साढ़े 9 बजे तक पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड इन टाइम, कि आप समय रहते पहुंच गए थे, कि डिले भी होता तो चल जाता। ऑन टाइम का मतलब डायरेक्टली एकदम उसी वक्त पहुंचने को हम बोलते हैं ऑन टाइम। सो ऑन टाइम इज ऑन अ शेड्यूल टाइम, और ये क्या हो जाएगा, इन द गिवन टाइम स्पैन पहुंच जाए तो इन टाइम हो जाता है। वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, यानी अगर हमारे पास आपके पास लिखा होता है कि एग्जाम अगर 9:30 स्टार्ट होता है तो आपको एक निर्देश होता है कि यू हैव टू रीच देयर बाय 8:30, जिससे 1 घंटे का मार्जिन वो लेकर के चलते हैं। बट द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम। अब एग्जाम अगर 9:30 पे है तो 9:30 पर ही स्टार्ट होगा, आगे पीछे स्टार्ट नहीं होगा। वी थॉट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम और ऑन टाइम, यानी ट्रेन को आना था 8 बजे, वो 7:30 बजे आ गई तो इन टाइम हो गया। 8:30 बजे आना था, वो 7:55 पर आई तो क्या आई, लगभग ऑन टाइम आ गई। ठीक है, तो अब ये दोनों डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बाई एंड विद। बाई क्या इंडिकेट करता है, डूअर, जो काम करने वाला है उसको इंडिकेट करता है बाई, और विद का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट और वो इक्विपमेंट, वो मींस जिसके साथ काम किया जाएगा। जैसे यहां पर लिखा होगा आई एम राइटिंग दिस लेटर बाई अ पेन इन ब्लैक इंक, यानी मैं जो पत्र लिख रहा हूं किसके थ्रू लिख रहा हूं, अब मेरे पास क्या है, एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा हूं। ही किल्ड द स्नेक बाई अ लॉग, एक लकड़ के गट्ठे से उसने मार दिया। तो आपको जब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप बाई का इस्तेमाल करते हो, ये याद रखना होगा आपको कि बाई का इस्तेमाल किया जाता है। और जो उसके लिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं, और जो डूअर है उसके लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, द पेपर वाज साइंड बाय हिम। अब ये कौन है, ये डूअर है। द पेपर वाज साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन। तो अब ये जो पार्कर पेन है ये क्या बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया, तो ये ठीक है। और इन ब्लैक इंक, समझ में आ गया। द पेपर वाज साइंड बाय हिम, ये डूअर हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, लिख देता हूं मैं। ये डूअर है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, और ये आपका इंक हो गया। द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम विद अ स्टिक। तो ये कौन हो गया, ये डूअर हो गया, और ये स्टिक क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। इस वजह से इसको हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, यू कैनॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड। तो यू कौन हो गया, डूअर हो गया। ठीक है, अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड। अब ये स्मॉल रॉड क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना, इसी के थ्रू तो पकड़ोगे आप, तो ये क्या बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया। इसलिए इसके साथ क्या आता है, विद आता है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। चलिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं। अब एक सिचुएशन ऐसे आ गई और एक सिचुएशन ऐसे आ गई, एक सिचुएशन ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे, तीनों समझ लेते हैं। ठीक है, आराम से। अब ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया
और ये हो गया, ठीक है। यहां आफ्टर और बिफोर भी समझ लेना। अब ये क्या हो गया, इसके लिए मान लो अगर ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, ये सी है, सो बी इज स्टैंडिंग बिफोर ए हो गया या ए इज आफ्टर बी हो गया, तो ये आफ्टर और बिफोर हो गया। बट यहां पर क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ, एकदम आमने सामने हो जाएगा, एकदम ठीक आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ। कहते हैं ना डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माय गेट, तो आप कार के ठीक सामने मत खड़ा करें, वहां बिफोर नहीं आता। सो एकदम आमने सामने, जहां पर हेड दोनों का सामने हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। और देख लेते हैं इन बिफोर, यानी इसका एक मतलब तो टाइम के सेंस में हुआ यहां पर, सॉरी ये टाइम के सेंस में हुआ। अभी मैंने जो आपको बताया वो पोजीशन के सेंस में है और यहां पर टाइम के सेंस में। तो टाइम के सेंस में क्या हो गया, इन एडवांस, एट एन अर्लियर टाइम, इन फ्रंट ऑफ, इन डायरेक्टली बिफोर और अहेड, यानी दोनों यहां टाइम के सेंस में है, यहां पोजीशन के सेंस में है। आई केम बिफोर यू, मैं आपसे पहले आया। कब, टाइम के सेंस में कि मैं आपसे पहले आया, आई केम बिफोर यू। फिर क्या कहता है, इंडिया रेज्ड द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, यानी यूएन के पटल पर इंडिया ने ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाया। तो बिफोर यानी उनके सामने, उनके समक्ष उठाया कि ऐसे मुद्दा उठाया। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माय गेट, यानी मेरे घर के सामने अपना कार पार्क मत करो। तो दोनों केसेस में समझ लो आप, टाइम के सेंस में भी इसका मतलब पहले होता है और बिफोर का मतलब यहां पर मैंने बताया कि ये बिफोर और आफ्टर, यानी इसके लिए मैंने बताया पर्सपेक्टिव का सेंस। तो बी बिफोर है ए से और ए आफ्टर है बी से, आप समझ सकते हो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब कि एकदम आमने सामने, ये वाला केस क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, ठीक है। एट का इस्तेमाल कहां किया जाता है, यूज्ड विद रिलेटिवली स्मॉलर प्लेस। मैंने पहले बता दिया था कि छोटी जगहों के लिए एट, या एग्जैक्ट जगहों के लिए, जैसे आई एम स्टैंडिंग एट द बोर्ड, या थोड़ा दूर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं कहूंगा आई एम स्टैंडिंग नियर द बोर्ड। या अब कोई नेक्स्ट टू बोर्ड हो जाता, कोई बिल्डिंग बड़ी चीज है तो हम उसके लिए नेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन यानी क्या होगा, इन यूज्ड विद रिलेटिवली बिगर प्लेस। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, कहां रहता हूं मैं, मुखर्जी नगर में, दिल्ली में रहता हूं मैं, तो क्या हो गया, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। तो बड़ी जगहों के लिए इन और छोटी जगहों के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट सॉरी, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है। और इसका मतलब आपको समझने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए आप ये समझ लें कि बावजूद, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ, नॉटविथस्टैंडिंग, नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, या डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। अब इसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड he failed. So do not use of with despite. Despite and in spite of means the same. Despite being rich, he is not happy. यानी अमीर होने के बावजूद वो खुश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। By यानी क्या हो गया, mode of transportation takes preposition when it comes go, come, travel, etc. In क्या हो गया, indicates within limits or inclusion. I am sitting in the car, कि मैं कार में बैठा हूं, that's correct. I am going in car, नहीं मैं कार में नहीं जा रहा हूं, I am going by car, क्योंकि क्या शो कर रहा है ये, mode of ट्रांसपोर्टेशन शो कर रहा है। आई एम गोइंग बाई कार। ऑन फुट मीन्स वॉकिंग, आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, कि मैं पैर पर जाता हूं, यानी मतलब मैं पैदल जाता हूं, तो ऑन फुट यानी पैदल। आगे एट का मतलब एग्जैक्ट टाइम पर, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर, एट 7 o'clock, एट 3 PM टाइम के सेंस में। मंथ, ईयर, डे और डेट के लिए ऑन, मंथ और ईयर के लिए इन इस्तेमाल करते हैं। आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock, कब, इन मई, ऑन मंडे, और अगर होता ऑन 7 September इन 2005। तो मंथ के लिए और ईयर के लिए इन, डे एंड डेट के लिए ऑन, और एग्जैक्ट टाइम के लिए एट। बहुत आसान है। एट यूज्ड विद द फॉलोइंग, एट डॉन, एट डस्क, क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। एट डॉन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। तो ऐसे केसेस में हम एट का इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट टाइम के सेंस में। चलिए, इन इज यूज्ड विद मॉर्निंग, इवनिंग, इफ डे और डेट इज मेंशन्ड विद द मॉर्निंग और इवनिंग। ऑन कम्स बिफोर द डे एंड डेट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग ऑफ May 2nd। तो ये डेट प्राइमरली जिसकी वजह से ये ऑन आ रहा है, तो ये तो यूसेज से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। Today, tomorrow, yesterday, the following day, the next day, yesterday evening, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow morning, tomorrow evening. Do not take preposition before them. इनके साथ कोई preposition इस्तेमाल नहीं होता। क्यों इस्तेमाल नहीं होता मैं बता देता हूं। ये सारे हैं adverb।
ये सारे एडवर्ब हैं और एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता, याद कर लें। एडवर्ब और प्रीपोजिशन कभी भी साथ नहीं आते। he'll go there tomorrow होगा, he'll go there on tomorrow नहीं होगा, he go there tomorrow हो जाएगा। they arrived here last night होगा, on नहीं होगा, ये दोनों ही गलत हैं। तो आप याद रखना कि ये एडवर्ब हैं और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है प्रिसाइजली, और एडवर्ब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। ये आप अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर और बिफोर। अब आफ्टर और बिफोर पोजीशन के बाद टाइम के सेंस में भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। आफ्टर का टाइम के सेंस में लेटर इन टाइम और प्लेस, प्रीसीडिंग इन टाइम और वहां पर प्लेस दे दिया था आपके पास ऑलरेडी। ही केम टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद वो भारत आया हुआ है। आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, मैंने अमेरिका क्रिसमस के पहले छोड़ दिया था। और बिफोर यानी प्रीसीडिंग इन टाइम यानी बाद में जो हो जाए उसको बोलते हैं। टिल और अंटिल इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, कि टिल अंटिल बताया था जब तक की ना हो ऑफ टाइम। दे आर यूजुअली इंटरचेंजेबल and till not the contracted form of until. Till is rather the older form and until is the new form. For example, the government will not pass any bill until next session, यानी अगले सेशन तक गवर्नमेंट कोई बिल पास नहीं करेगी। By used for point of time as a preposition of time. We shall have finished the syllabus by the end of next month, यानी उस पर्टिकुलर डेट तक हम अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। ड्यूरिंग denotes at some point of time in the course of action. During the strike many people died. बहुत उस स्ट्राइक में बहुत से लोग की जान चली गई, बहुत से लोग हताहत हुए। जैसे यहां पर हो गया आई केम बिफोर यू, आई केम आफ्टर यू। इसी एग्जाम्पल को आप समझ सकते हो सिर्फ अगर मैं कहूं आई केम बिफोर यू या आई केम आफ्टर यू, इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि आई केम बिफोर यू, आई केम आफ्टर यू। चलिए अप डाउन और अप टू यानी उस पोजीशन तक, इस पोजीशन तक हम अप टू का इस्तेमाल करते हैं। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही रैन डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, यानी बच्चे हैं 14 साल की उम्र तक। मैंने बताया इस लिमिट तक, इस पर्टिकुलर लिमिट तक हम बात करते हैं। तो चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। अप टू इंडिकेट्स एक्सटेंशन फॉर एज अ स्पेसिफिक प्लेस, यानी इस समय तक, इस जगह तक वो फ्री एजुकेशन पा सकते हैं। चलिए a few other prepositions. To denotes destination. To हमेशा क्या शो करेगा? डेस्टिनेशन शो करेगा। राम is going to college. राम कहां जा रहा है? कॉलेज जा रहा है। Send him to school. कहां भेजो उसको? उसका डेस्टिनेशन की तरफ, उसको स्कूल भेजो। Towards denotes in the direction of, की इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज हो उसके लिए हम towards का इस्तेमाल करते हैं। He is going towards the college. वो कॉलेज की तरफ जा रहा है। For can indicate goal or destination. For का मतलब होता है in favor of, कि किसी की तरफ करें तो हम for की बात करते हैं। For can indicate गोल और डेस्टिनेशन। ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टुनाइट, वो अमेरिका, मैंने कहा ना इन फेवर शो करता है कि वो अमेरिका के लिए कल निकल रहा है। अलोंग इन द लाइन मैचिंग द लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल, मैंने बताया कि अगर ये रोड है और आप एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हो दैट इज कॉल्ड अलोंग। आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन, ही वॉक्ड अलोंग द रोड, यानी वो नॉट ऑन द रोड, अलोंग द रोड यानी सड़क के किसी सर्टेन किनारे पर वो बेचारा चलता ही रहा। चलिए along with यानी साथ में, together with someone or something, come along with me, मेरे साथ आओ। against का मतलब क्या होता है? लेट्स से अगर ये वॉल है और यहां पर ये सरफेस है और यहां पर कोई लैडर ऐसे रखा हुआ है, मान के चलिए आप, ये कोई लैडर है जो यहां पर रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इन ऑपोजिशन और कॉन्ट्रेरी टू, अगेंस्ट द वॉल। अब ये जो लैडर है अगेंस्ट द वॉल खड़ा किया गया है। अगेंस्ट का मतलब कि जितना ताकत दीवार लगा रहा है उस लैडर पर, उतना ही ताकत लैडर लगा रहा है दीवार पर, तभी तो टिका हुआ है, नहीं तो कोई ना कोई आगे पीछे मूव कर जाता। सो इन ऑपोजिशन टू और कॉन्ट्रेरी टू, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, यानी बहुत मुश्किल है कि उस करंट के अगेंस्ट सेल करना, उसके विरुद्ध। तो अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? विरुद्ध। ठीक है, आप देखो कि इसी तरीके से मैंने कहा कि इस सीढ़ी को दीवार के विरुद्ध खड़ा किया गया है। हॉस्टिलिटी टू क्या हो जाएगा? आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, कि मैं टेररिज्म के अगेंस्ट हूं। इन कॉन्टैक्ट विद, डू नॉट स्टैंड इन कॉन्टैक्ट विद रेलिंग, यू मे फॉल डाउन, यानी उसके साथ टच में, उसके संपर्क में ना खड़े रहो, यानी इन कॉन्टैक्ट यानी उसके संपर्क में। तो अगेंस्ट का एक मतलब तो इन अपोजिशन हो गया और हॉस्टिलिटी हो गया कि मैं विरुद्ध हूं, तो आई एम अगेंस्ट टेररिज्म। तो मैंने हिंदी में आप समझ सकते हो कि अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? विरुद्ध हो जाएगा। आगे ऑन टू, ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, यानी वो घोड़े पर बैठा और चला गया। तो जंप ऑन टू का मतलब माउंट अपॉन समथिंग,
कब? जब आप मोशन में हो और माउंट अपॉन समथिंग की चढ़ जाओ उसके ऊपर, जैसे क्या चढ़ती बस में वो चढ़ गया, he jumped onto the train, he jumped onto the moving train, की चढ़ती हुई बस में वो चढ़ गया, that is called onto। एक गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट सेंटेंस के लिहाज से मैंने बताया। with indicates combination, accompaniment और in addition। I am with you through thick and thin, यानी मैं अच्छाई और बुराई में हर तरीके से आपके साथ खड़ा हूं, that is called साथ का मतलब होता है। beyond का मतलब उसके पार पहुंच जाना, out of the reach or sphere of, the case is beyond the jurisdiction of the court, यानी ये कोर्ट के जो दायरा है उससे बाहर है। तो beyond का मतलब कि आपके beyond लिमिट हो जाए, that is called beyond का इस्तेमाल करते हैं। out of the reach or sphere of, the case is beyond the jurisdiction of the court। चलिए, अबाउट यानी के बारे में मैंने बता दिया, कंसर्निंग आई नो अबाउट हिम, कि मैं उसके बारे में जानता हूं। अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग, इट इज अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अबाउट प्लस इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? एक इंटेंशन और एक्शन शो करता है। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, मैं एक नया लेसन स्टार्ट करने वाला हूं। तो अबाउट के ही सेंस में ये अलग अलग यूसेज हैं। पहला कंसर्निंग आई नो अबाउट हिम, अप्रोक्सीमेटली के सेंस में इट इज अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अबाउट टू का मतलब क्या है? कि एक इंटेंशन जो कर रहा है कि मैं करने वाला हूं। अबाउट टू स्टार्ट दिस लेक्चर, आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, ठीक है। अबाउट टू प्लस V1, गोइंग टू V1 बी एनी फॉर्म मीन द सेम, यानी आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ और आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ। तो ए का जो एग्जाम्पल है सी के साथ वो सिमिलर है, दोनों का मतलब, यानी गोइंग टू या अबाउट टू का एक ही मीनिंग देता है। द मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच, यानी मिनिस्टर एक स्पीच देने वाले हैं। तो अबाउट टू या टू के प्लस इन्फिनेटिव के साथ मीनिंग वही देने वाला है, ठीक है। द मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच, यानी जो मंत्री साहब हैं वो एक लेक्चर देने वाले, स्पीच देने वाले हैं, और मैं नया लेसन अभी स्टार्ट करने वाला हूं। तो अबाउट टू के साथ भी द मिनिस्टर इज अबाउट टू डिलीवर अ स्पीच, आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ, वो भी ठीक होता। Above means to a higher position than level standard mark, below is the opposite of above और below का हम मार्किंग के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। The river is flowing above the danger level, the river is flowing below the danger level। तो below का मतलब एक मानक के तौर पर भी लिया जाता है। सेम वे में above का मतलब भी हम एक मानक के तौर पर लेते हैं कि above the danger level, above the security range, below the security, below standard है, above standard है, तो उस सेंस में भी हम हायर स्टैंडर्ड के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? The above means to a higher position than a level standard mark, below is the opposite of the above। The river is flowing above the danger level, बता दिया मैंने। His English is below average, उसकी इंग्लिश क्या है? below average है, एवरेज से भी कम है। The selling price of every commodity in the multiplex is above MRP, यानी जो मल्टीप्लेक्सेस में जो भी सामान बिकता है वो MRP से ऊपर बिकता है। The score was below 100 when the team lost its wicket, यानी जो टीम का स्कोर था वो 100 से कम था जब उसका विकेट गिरा। तो यहां पर आप अबव और बिलो का कम और ज्यादा के सेंस में भी इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑफ क्या शो करता है? बिलोंगिंग शो करता है, पोजीशन शो करता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। कभी भी ऑफ का इस्तेमाल आप लिविंग बीइंग के लिए नहीं करेंगे। द लेग्स ऑफ चेयर, नो, उसके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। टेबल्स वुड, सॉरी, चेयर्स लेग ऑफ चेयर हो जाएगा। तो इंडिकेट्स बिलोंगिंग और पोजीशन ऑफ फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो टेबल्स वुड, इसके केस में हम एपोस्ट्रॉफ एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टेबल्स वुड गलत हो जाएगा। जैसे एपोस्ट्रॉफ एस का इस्तेमाल हमेशा आप लिविंग बीइंग के लिए करते हो। ही इज डॉक्टर सन, ये जो है वो डॉक्टर का बेटा है। लॉयर सन हो गया, ऐसे इस्तेमाल करते हो आप हमेशा। तो जो एपोस्ट्रॉफ है उसका इस्तेमाल हम लिविंग बीइंग के लिए ही करते हैं। टेबल्स वुड है, वुड ऑफ टेबल है, तो वुड ऑफ टेबल इज करेक्ट, टेबल्स वुड इज रॉन्ग। चेयर्स लेग यानी ये गलत है और लेग ऑफ चेयर इज करेक्ट। तो जो बिलोंगिंगनेस है, पोजीशन है, वो ऑफ से होता है और रीजन शो करता है बीमारी के केस में, ओनली इन केस ऑफ डिजीज, ओनली इन केस ऑफ डिजीज। क्या हो गया? डाई ऑफ डिजीज, यानी डाई फ्रॉम रीजन, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट। तो अगर बीमारी होगा तो ऑफ, और अगर रीजन होगा तो फ्रॉम। याद रख लीजिएगा, अगर बीमारी है तो ऑफ और रीजन है तो फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ कैंसर बट ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, यानी वो प्यास से मर गया और प्यास कोई बीमारी नहीं है, रीजन है। अब इसका अगला यूज क्या है? क्योंकि हमने ऑफ के अलग अलग यूज देखे, यानी पहला ए देखा, बी देखा, सी देखा, अब डी देख रहे हैं। क्या है? इंडिकेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की समस्या। OFF का मतलब क्या होता है? डिटैचमेंट,
फिजिकल डिटैचमेंट के केस में हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंडिकेट्स फिजिकल सेपरेशन, यानी फिजिकल सेपरेशन हो गया। कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर्स बेड, यानी कुत्ते को जो फ्लावर बेड है, यानी जो खेती की जाती है बेड में, उससे दूर रखो। कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड। ही जम्प्ड ऑफ द बेड, तो जम्प्ड ऑफ का मतलब कि उसका जो डिटैच हो गया, वहां से फिजिकल कनेक्शन टूट गया, कि वो बिस्तर से कूद गया। ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, यानी वो छत से कूद गया। ऐसे केस में ऑफ का मतलब, OFF का मतलब क्या हो जाता है? फिजिकल सेपरेशन। यहां लिखा होगा, हाँ, फिजिकल सेपरेशन हो गया आपका, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड, इन, टूवर्ड्स, बैक और लेटर इन टाइम बता दिया हमने। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, यानी जो पुलिस है वो चोर के पीछे भाग रही है। शी हिड बिहाइंड द कर्टन, वो पर्दे के पीछे छुप गई। द ट्रेन वॉज बिहाइंड टाइम, यानी जो ट्रेन था वो समय से देर से चल रहा था, ठीक है, बता दिया। सो बिहाइंड यानी छुपने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ही वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द रूफ, बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द पोल, बिहाइंड एनीथिंग। तो एक तो पोजीशन के सेंस में हो गया, छुपने के सेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है। द ट्रेन वाज बिहाइंड द टाइम, तो ट्रेन, जैसे हम कहते हैं ट्रेन वाज रनिंग लेट वाले सेंस में हो जाएगा रनिंग बिहाइंड द टाइम, यानी जो समयावधि है उससे पीछे चल रही है, तो हम बिहाइंड के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। शी हिड बिहाइंड द कर्टन, उसने अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिया। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, यानी जो चोर है वो पुलिस के पीछे दौड़ रही है। तो बिहाइंड का मतलब टुवर्ड्स द बैक और लेटर इन टाइम, यानी पोजीशन और टाइम दोनों के केस में भी आफ्टर, बिफोर और टाइम, ये दोनों ही पोजीशन और टाइम दोनों के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन। आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम, शी रिलाइज ऑन मी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा और कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, ऑन आ गया तो हिम आ गया, ऑन आ गया तो मी आ गया। आपको याद रखना होगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। अभी हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा, अब हम प्रीपोजिशन के रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या कहता है? इफ टू वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एक्सेट्रा टेक टू डिफरेंट प्रीपोजिशंस, वी मस्ट मेंशन बोथ द प्रीपोजिशंस। वी कैन नॉट सिंपली यूज वन प्रीपोजिशन विद द लास्ट वर्ब और एडजेक्टिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको समझना होगा कि दो अलग अलग वर्ब या दो अलग अलग एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करते हैं, और अगर दोनों वर्ब और दोनों एडजेक्टिव को प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, सो दैट यू हैव टू गिव। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो वर्ब हैं या दो एडजेक्टिव हैं और दोनों को अलग अलग प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको दोनों देना पड़ेगा। वी मस्ट मेंशन बोथ द प्रीपोजिशंस, वी कैन नॉट सिंपली यूज वन प्रीपोजिशन विद द लास्ट वर्ब और एडजेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, She is conscious of and engaged in her work. आप ऐसे नहीं कह सकते कि she is conscious and engaged in her work. She is conscious of and engaged in her work. दूसरा क्या कहता है? I was surprised at as well as pleased with her performance. He is senior and older than I. He is senior to. Senior के साथ to आएगा और older के साथ than आएगा. He is senior to and older than I. His watch is different from. His watch is different from and cheaper than mine. She is younger to and taller than her brother. तो जहां कहीं भी दो वर्ब हैं और दो एडजेक्टिव हैं, तो उन दोनों के साथ अगर दो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड है तो आप दोनों का इस्तेमाल करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दो बार समझेंगे और यूसेज देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखते हैं इसमें क्या कहता है। ये टू इज फॉलोड बाई V1 in case of infinitive, but when to is used as a preposition, it is followed by V1 ing if a verb comes after the preposition. देखिए, समझना क्या होगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस V1 यानी वर्ब का बेस फॉर्म। ये इक्विवेलेंट होता है जीरंड के सेंटेंस में, ठीक है। बट आगे क्या कहता है कि अगर इन केस ऑफ इन्फिनेटिव टू इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, अगर टू का इस्तेमाल सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह से हुआ है, इट इज फॉलोड बाय V1 ing, तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो V1 ing फॉर्म में आता है, 2 + V1 यानी वर्ब बेस फॉर्म में नहीं आता है। इफ अ वर्ब कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आया हुआ है तो। अब उसको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले क्या कहता है? ही इज अफ्रेड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज बॉस। अब टू के बाद डू आ गया, ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है, इसको हम 2 + V1 बोलते हैं।
टोटल नंबर ऑफ, अगर आप इसमें वर्ब काउंट करोगे तो एक इज काउंट होगा, मान लिया हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये मेन वर्ब की तरह से काउंट होगा, ही इज अफ्रेड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज बॉस, करेक्ट है। ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आफ्टर सनसेट, यहां पर प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो डेफिनेटली आईएनजी फॉर्म में आएगा। ये आपको याद करना है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो वो आएगा ही V1 आईएनजी फॉर्म में, कोई और फॉर्म लेगा ही नहीं। सो ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आफ्टर सनसेट, यानी सनसेट के बाद उसको बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ सर्टन फ्रेजल वर्ब हैं जो V1 आईएनजी के फॉर्म में आते हैं टू के बाद। फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड इन टू एंड आर फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फ्रेजेस आर जनरली आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या है वो? यूज्ड टू, जैसे he was used to, I am used to, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, I am looking forward to meeting you कहते हैं हम। I look forward to meet you नहीं होता, I am looking forward to meeting you होता है। क्यों होगा ये भी बताऊंगा आपको डिटेल में। Object to, owing to, given to, taken to and prone to। देखिए, I am looking forward to going to London। अब अगर आप बारीकी से देखोगे तो सेंटेंस में कितने वर्ब आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं एम की बात करता हूं, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। किसी भी सेंटेंस में दो ही वर्ब आ सकता है, उससे ऊपर वर्ब नहीं आ सकता है। इसी वजह से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जब आ गया तो इस वजह से ये क्या बन गया? ये प्रीपोजिशन बन गया, और जब ये प्रीपोजिशन बन गया तो इसके बाद ये वाला वर्ड आ गया गोइंग, और ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, बट वो एक डिफरेंट स्टोरी है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से टू के बाद हम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू लंडन नहीं होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंडन हो गया। जैसे हम कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, या आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऐसे कहते हैं हम। कभी भी ऐसा नहीं कहते कि हम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू कहते हैं, यही स्ट्रक्चर सही है। तो आपको समझना ये होगा कि टू प्लस V1 कब वो इन्फिनिटिव है और टू कहां पर प्रीपोजिशन की तरह से इस्तेमाल करता है। तो अगर टू प्रीपोजिशन की तरह से है या प्रीपोजिशन के बाद, जैसा कि मैंने बताया, अगर वर्ब आ रहा है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो हमेशा वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। No preposition is used before whom if any of the following verb is used। यानी home अगर डेस्टिनेशन के तौर पर आता है तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा। यानी जब भी arrived, reach, ऐसे केसेस में होम कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। सो ब्रिंग, गो, कम, अराइव, रीच एंड गेट, इसके साथ कभी भी होम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। आई वेंट होम बाई कार, अब ये जो बाई आया हुआ है ये कार के लिए आया हुआ है, होम का इससे कोई लेना नहीं है। आई वेंट टू होम नहीं आता, आई वेंट होम बाई कार। ये कार द्वारा, यानी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसका इस्तेमाल किया हमने? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर एक कार है कि जिसके थ्रू मैं गया। सो आई वेंट होम बाई कार हो गया। और ध्यान से क्या समझना है? इफ possessive adjective or a noun with an apostrophe is used before home, to is used before home only when specific verb are used। बहुत कम केसेस में ऐसा आता है जहां पर आपका apostrophe हो, I am going to Ram's home, तो ठीक है, I am going to his home, तो या तो एडजेक्टिव आए या एपोस्ट्रोफ आए, उसी केस में होम के पहले आप इस्तेमाल करते हो प्रीपोजिशन का, अदरवाइज नहीं करते। आई वेंट टू हिज होम, तो क्या हो गया? मैं उसके घर पर गया था। आई वेंट टू होम तो मतलब आपको मानना पड़ेगा कि मैं अपने घर गया हुआ था, इसीलिए यहां पर ये डिनोट करना जरूरी हो जाता है। आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स होम, कि मैं राम के घर पर गया हुआ है। इसको छोड़ करके होम इन वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। और मैंने कहा था कि होम का केस अलग है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो यही वो केस होता है कि होम एज अ डेस्टिनेशन के केस में इन वर्ब्स के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। सिर्फ दो ही एक्सेप्शन आ जाते हैं, एक एपोस्ट्रोफ वाला आ गया और दूसरा जब एडजेक्टिव आ जाता है। तो हिज यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव और एपोस्ट्रोफ के साथ होम प्रीपोजिशन टू लेता है। आगे बढ़ते ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकम्पनी, कंसीडर, वॉयलेट, परवेड, प्रीसीड, सक्सीड, इन्वेड, रजिस्ट, एंटर, एस्च्यू। एस्च्यू मतलब जानबूझ के अपनी जिम्मेदारी से हटना। डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, एफेक्ट, इंश्योर, बोर्ड, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, control, resemble and ridicule are not followed by any preposition if they are used in active voice। So in certain words का अगर एक्टिव वॉइस में आप इस्तेमाल करते हो तो कोई भी प्रीपोजिशन इनके साथ नहीं लगता है, बार बार कह रहा हूं। और ऐसा नहीं कि आपको इनको याद करने की जरूरत है, इनके बेस्ड क्वेश्चंस पहले ही हमने
60-65 क्वेश्चंस पहले स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लिए हुए हैं, तो इसके लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो ये मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन, तो हमें ऑन हटाना पड़ेगा क्योंकि एम्फेसाइज्ड अगर एक्टिव वॉइस में है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। द टीचर एम्फेसाइज द नीड ऑफ डिसिप्लिन। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार अंदर से एक अर्ज आएगी कि यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन की जरूरत है और रिदम सेंटेंस का ऐसा लगेगा कि मिसिंग है, बट फिर भी आपको एक चीज समझना होगा कि जिस एग्जाम में आप बैठे जा रहे हो वो एग्जाम आपका ग्रामेटिकल नॉलेज चेक करने जा रहा है, वो स्पोकन इंग्लिश नहीं चेक करने जा रहा है। स्पोकन इंग्लिश में आप गलत भी बोलते हो तो सही मान लिया जाता है क्योंकि उसका सेंस समझ में आना चाहिए, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका ग्रामर चेक किया जाता है कि ग्रामेटिकल बेस आपका कितना स्ट्रांग है, रिटन बेस कितना स्ट्रांग है आपका, तो एज पर ग्रामर ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। गट फीलिंग नहीं मानी जाएगी आपकी और एज पर रूल ही चीजें लागू होती हैं। I have ordered for a cup of tea। अब हमें ordered किस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है। for हट जाएगा, क्या हो जाएगा, I have ordered a cup of tea हो जाएगा। I shall discuss about the problem with you। about हट जाएगा क्योंकि discuss एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। He described about the incident in his story। अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा बट ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए यहां पर लिया हुआ है और क्या हो जाएगा, he described the incident। डिस्क्राइब के साथ about नहीं लग जाएगा। तो ये रूल्स के ऊपर, इन रूल्स के ऊपर, इन सर्टेन वर्ड्स के ऊपर या इस रूल के ऊपर या इन सर्टेन वर्ड्स के ऊपर कई बार कई सारे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, तो आपको बहुत बारीकी से इनको लिखना है, समझना है, याद करना है। एक दो बार इनके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, टू शुड नॉट बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स व्हेन फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट सच वर्ब्स आर। टू का इस्तेमाल हम इन वर्ब्स के साथ नहीं करते जब उसके साथ ऑब्जेक्ट हो, सच वर्ब्स आर। देखो ये वाला केस कब आता है, जब आप नरेशन पढ़ते हो, नरेशन में ये केस बहुत पॉपुलर हो जाता है। तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नरेशन के लिए और एक्टिव वॉइस के लिए भी अच्छे से समझना होगा आपको, वो आप नरेशन और एक्टिव वॉइस में करोगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन अब जो हम रूल्स कर रहे हैं ये वो रूल्स हैं जिनके बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से समझना होगा, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी और इन चीजों को अमल में लाना होगा। ठीक है, तो क्या कहता है, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, आई एडवाइज्ड, टेल, आस्क। जैसे कहते हैं ना आई टोल्ड, सेड टू का टोल्ड बन जाता है, टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते, सेड टू ही टोल्ड बनता है, तो आप उसके साथ टोल्ड टू राम नहीं होगा, आई टोल्ड राम होता है। कुल का आशय यही है। बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, I thanked him, not I thanked to him. I welcomed him, not I welcomed to him. Warn, forbid, order, ये कॉमा होगा। Remind, congratulate, कॉमा होगा। Compliment, ये इंपॉर्टेंट रूल देखो मैंने पहले से लिखा हुआ है कि ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो अब रूल्स करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स, पिछले वाले वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट थे, ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार जो एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश में जो नहीं बताए जाते उनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पिछले वाले केस में भी हमने देखा कि कैसे आपको देखना होगा कि एक्टिव वॉइस में वो वर्ड्स जो हमने अभी किए हुए हैं वो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, पैसिव वॉइस में लेता है। सिमिलरली यहाँ भी हम देखेंगे कि कैसे ये वर्ड्स जो हैं, नरेशन का केस आ जाता है कि ये कोई हेल्पिंग कोई प्रीपोजिशन टू नहीं लेता। आई एडवाइज्ड टू हिम टू गो, नो आई एडवाइज्ड हिम टू गो। आई इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट हो जाएगा, आई इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, आई इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। आई वॉज टोल्ड टू पोस्टपोन द मीटिंग, ये करेक्ट है। आई वॉज टोल्ड टू पोस्टपोन द मीटिंग क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। आई वॉज टोल्ड पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि ये 2 + V1 है, ये 2 + V1 है, इसका मतलब है कि ये एक इन्फिनिटिव के तौर पर लिया गया हुआ है और ये ठीक है। ठीक है, तो ये वाला आपको 2 हटाना पड़ेगा। आई एडवाइज हिम टू गो, आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट, आई वाज टोल्ड टू पोस्टपोन द मीटिंग, और ये पैसिव वॉइस में था क्योंकि आई वाज टोल्ड तो मुझे किसी ने बताया ना, मैंने खुद से तो अंदाजा लगा नहीं लिया हुआ है। आई वाज टोल्ड टू पोस्टपोन, मुझे किसी ने बताया कि मीटिंग पोस्टपोन कर दो, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह से आया हुआ है, तो ये सेंटेंस ठीक हो गया। ठीक है, चलिए। To is used after say, suggest, propose, speak. I spoken to him, I said to him, तो said to tell बन जाता है, say to tell बन गया आपका indirect form में। Reply, explain, complain, complain to, talk to, listen to, write, written to, report to, pray to, and describe if the object is a person. इनके साथ अगर सामने वाला बंदा human being है, person है, तो आप to लगाओगे।
यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, बिल्कुल करेक्ट है, सजेस्टेड टू हिम। He said to me that she would help me. He said to me. तो अब अगर आप इसका पैसिव नरेशन बनाते हो तो he told me हो जाएगा, अभी ठीक है ये she said to me that she would help me, but बेहतर आइडिया ये होगा कि said to को he told me that she would help me, क्योंकि आपने नरेशन चेंज किया हुआ है तो इस फॉर्म में ये चेंज होगा। he did not reply to me, ये भी ठीक है, लॉजिकली सेंटेंस करेक्ट है, बट ये इसको होना चाहिए आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो said to told बन जाएगा। ठीक है, अभी जो रूल्स हम कर रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए, और ये कब एप्लीकेबल है? अगर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन है, ठीक है, तभी ये रूल एप्लीकेबल है इस वाले केस में। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग केसेस डिसाइड्स द प्रीपोजिशन दैट फॉलोज द वर्ब। सच वर्ब्स आर फर्निश, एंट्रस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड एंड सप्लाई। यानी फर्निश, एंट्रस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड एंड सप्लाई, इनके साथ जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है वो ये डिसाइड करेगा कि प्रीपोजिशन क्या आएगा। तो ऑब्जेक्ट का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीपोजिशन के केस में। आई प्रोवाइडेड हिम मनी गलत है, आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी ये करेक्ट है। आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी या आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो डिसाइड कौन कर रहा है? इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक बार क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट 1 बना, मनी क्या बना, ऑब्जेक्ट 2 बना। तो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा भाई कि क्या कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी और प्रोवाइडेड मनी टू हिम, जैसे ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो हमें अपनी बुद्धि लगानी है, अपनी अकल लगानी है। मैंने बार बार कहा है कि सेंटेंस का सेंस समझना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाते हुए मजा आ रहा है तो आपको पढ़ते हुए मजा आएगा। कंपनसेट, एक्सप्लेन, फाइन, प्रपोज, रिकमेंड, रॉब, सजेस्ट, टेक प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इनके अलावा अब इनकी बारी भी आ गई, ये भी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में प्रीपोजिशन लेते हैं। रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग, तो रॉब के साथ रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग हो जाएगा। वी इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ एन एक्सीडेंट, हमने इन्फॉर्म किया, तो इन्फॉर्म पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। तो कई बार हम बारे के लिए अबाउट लगाते हैं, बट वी इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, आई एक्सप्लेन द मैटर टू हिम, मैंने ये मामला उसको एक्सप्लेन किया। ही रॉब्ड हर ऑफ हर ज्वेलरी, उसने उसकी ज्वेलरी चुरा ली। तो मैंने बार बार कहा कंपनसेट, एक्सप्लेन, फाइन, प्रपोज, रिकमेंड, रॉब, सजेस्ट, टेक प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब सब फ्रेजल प्रीपोजिशन, जो डिफॉल्ट प्रीपोजिशन चलता है वो आप देखेंगे। जो सेंटेंस में पहले से फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं कि उनके साथ यही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इनको फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू यानी एज स्टेटेड बाय, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ही विल हैव टू फिनिश इट इन 2 days। तो आप अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या हो गया, एज स्टेटेड बाय या एज एक्सप्लेन्ड बाय, एज पर द रूल्स, एज अकॉर्डिंग बाय रूल्स हो गया। बाय डेंट ऑफ क्या कहता है, बाय फोर्स और ऑफ बिकॉज ऑफ। आई पास द एग्जामिनेशन बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क की वजह से मैंने ये एग्जामिनेशन पास कर लिया, तो क्या हो जाएगा, बाय डेंट ऑफ। इन केस ऑफ क्या हो जाएगा, इन द इवेंट ऑफ, यानी इन केस ऑफ अगर ऐसा होता है, इफ वाली कंडीशन आ जाती है, जो कहता है इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल 100। तो आपको ये जो फ्रेजल वर्ब है ये समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। बाई वर्च्यू ऑफ, क्रिकेट देखता होगा तो हम मान लो कोई बंदा है 97 पर है, उसने शॉट लगाया, वो बाउंड्री पर चला गया, तो कहता है बाई वर्च्यू ऑफ दैट बाउंड्री ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी। ठीक है, तो अगर आपने सुना होगा, आप अच्छे ऑब्जर्वर होगे तो सुना होगा, समझ में आएगा। सो बाई वर्च्यू ऑफ का मतलब बाई द अथॉरिटी ऑफ, द जज कैन पास द ऑर्डर बाई वर्च्यू ऑफ हिज पावर्स। ठीक है, ओइंग टू यानी ड्यू टू, ओइंग टू मीन्स ड्यू टू, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। ओइंग टू में और ड्यू टू में डिफरेंसेस आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। क्या कहता है, अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विद ओइंग टू एंड नॉट ड्यू टू। सेंटेंस ओइंग टू से स्टार्ट तो हो सकता है, बट ड्यूटी से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ड्यू टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, भारी वर्षा की वजह से मैं नहीं आ सका। Owing to heavy rains I could not come। ठीक है, तो ड्यू टू के साथ सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, ड्यू टू सेंटेंस के बीच में आ सकता है। कैसे हो जाएगा, I could not come due to heavy rains। अब ठीक लग रहा है, Owing to heavy rains I could not come। तो owing to सेंटेंस के पहले आता है और ड्यू टू सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है, चलिए। Due to comes after different forms of be। The accident was owing to heavy rains, गलत हो जाएगा, the accident was due to heavy rains। मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, कोई चीज है। अब अगला क्या है, with reference to यानी in context to। With reference to your letter dated 27 July 2011 I hereby submit my reply। यानी
जब आप लेटर लिखते हो विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 26 जनवरी 2023, आई एम विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ऐसा हम लिखते हैं, वही हो गया। विद रेफरेंस टू यानी इन कॉन्टैक्ट्स टू, विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड सच एंड सच, आई हियर बाई सबमिट माई रिप्लाई। हियर बाई का मतलब होता है जब कोई चीज ऑफिशियल किया जाता है तो हियर बाई इस्तेमाल किया जाता है। इन ऑर्डर टू, द पर्पज ऑफ, वी वेकेटेड द प्रीमाइसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन, यानी कानूनी दांव पेच पड़ने के लिए, दांव पेच से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, वो प्रीमाइसेस वेकेट कर दिया। आगे कहता है इन कोर्स ऑफ, ड्यूरिंग यानी इन कोर्स ऑफ टाइम आई फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड आई फेस्ड many problems, in course of time I faced many problems, ठीक है। on behalf of as a representative of, he came to receive the award on behalf of his brother, अपने भाई के behalf पर वो ये पत्र लेने आया। तो क्या हो गया, as a representative of, he came to receive the award on behalf of his brother। agreeably to यानी क्या हो गया, willing, agreeably to यानी agreeably to the terms of the agreement we will pay you rupees 1 lakh, यानी agreeable का मतलब कि क्या कर रहा हूं, I agree to you, I agree on your terms and conditions हो जाता है, ठीक है। agree के साथ कभी am नहीं लगाना आपको, so I agree on your terms and conditions है, so agreeably to the terms of the agreement we will pay you rupees 1 lakh। by means of क्या हो गया, through the use of, he amassed a lot of money by means of sharp practices, sharp practices मतलब ill practices, मतलब गलत तरीके से, ill practices जो कि गैर कानूनी है, उस तरीके से उसने पैसा कमाया हुआ है। so he amassed a lot of money by means of sharp practices, यानी by means of through illegal use हो गया। for the sake of कहते हैं ना, for the God's sake वाला आ जाता है, indicates purpose, save plants at least for the sake of your children, यानी अपने बच्चों के लिए पेड़ पौधे लगाओ, environment की रक्षा करो, for the sake of your children, for the sake of your future generation, save the planet, ऐसा हम कहते हैं ना। in favor of, to the benefit of, he voted in favor of his friend, यानी उसने अपने दोस्त के फेवर में वोट किया। in lieu of, शायद पहले सुना हो आपने, in the place of, reason, in lieu of यानी in the place of, he got 50,000 rupees in the lieu of his claim, यानी अपने क्लेम के बदले उसको कितने मिल गए, 50,000 रुपए मिले। तो in lieu of का मतलब कि बदले में, ठीक है। so in the place of, reason की वजह से, in the place of, ये यहां से कॉमा हो जाएगा, he got 50,000 rupees in lieu of his claim, ठीक है। on account of यानी by reason of, on account of his negligence the company has suffered heavy loss, उसकी वजह से कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉस किया हुआ है। अब क्या कहते हैं, on account of Republic Day the coaching shall remain closed on 26 January 2024, on account of Independence Day the coaching shall remain closed on 15 January such and such, ठीक। तो इस तरीके से on the account of गुरु पूर्णिमा the school will remain closed, ऐसा कहते हैं। in relation to यानी in connection with, there are some rules in relation to the organization of the match, यानी इस मैच के लिए ऑर्गेनाइजेशन का कुछ certain rules and regulations है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, in relation to यानी in connection with के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। connection के साथ preposition हम usually with लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं, I acted according to your order, कैसे वर्ब और नाउन जैसे ही चेंज करोगे तो प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा। क्या कहता है, आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, मैंने आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्ट किया। और फिर क्या कहता है, आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद योर ऑर्डर, सो आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, मैंने आपके आज्ञा के अनुरूप ऑर्डर किया। आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद योर ऑर्डर, मैंने आपके जैसे आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद योर ऑर्डर। तो आप देखो तो यहां पर टू आ गया और यहां पर विद आ गया। मदर टेरेसा हैड अफेक्शन फॉर ऑल, मदर टेरेसा के लिए सबके पास स्नेह था। मदर टेरेसा वॉज अफेक्शनेट टू ऑल, यहां पर फॉर्म चेंज, नाउन और वर्ब का फॉर्म चेंज, प्रीपोजिशन चेंज। ही हैज एम्बिशन फॉर फेम, उसके पास क्या है, फेम के लिए एम्बिशन है। ही इज एम्बिशियस ऑफ फेम, तो एम्बिशन और एम्बिशियस यानी नाउन से आपने चेंज किया एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन चेंज। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, मैं सक्षम हूं, मैंने बताया ना प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो V1 ing फॉर्म में आएगा, देखो आ गया। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, आई हैव कैपेसिटी फॉर डूइंग हार्ड वर्क, ठीक। यहां भी देखो फॉर के बाद क्या आ गया, डूइंग आ गया। आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है। ही हैज डिजायर फॉर मनी एंड फेम, उसको मनी और पैसों की चाह है। ही इज डिजायरस ऑफ मनी एंड फेम, तो देखो यहां पर डिजायर यानी चाह, इच्छा आ गई और यहां डिजायरस आ गया, तो तुरंत इसका जो प्रीपोजिशन है वो चेंज हो गया। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और इस तरीके से हमारा जो प्रीपोजिशन का
टॉपिक था वो अच्छे से खत्म हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा आपका। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।